नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव की मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, तापमान बढ़ रहा है। हालांकि ठंड का मौसम आ रहा है, लेकिन बिहार में तापमान बढ़ रहा है क्योंकि ये चुनाव जिस तरह से बताया जा रहा था, जिस तरह की भविष्यवाणियाँ थीं, उससे बिल्कुल अलग ये चुनाव नज़र आ रहा है। खासकर मेरे जैसे पत्रकार भी जो अभी बिहार में कई दिनों अलग अलग इलाकों में घूम के आए हैं, वो भी एक बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई भी भविष्यवाणी आंकड़ों को लेकर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जो बदलाव की उस तस्वीर के, मैं कहूँगी, काफ़ी हद तक जिम्मेदार भी हैं। एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट या रणनीतिकार माने जा रहे हैं आरजेडी के। मेरे साथ डॉक्टर मनोज झा यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं आरजेडी के। उनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह का ये चुनाव नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत साफ तस्वीर तो कम से कम हम नहीं कह सकते। मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो पिछले 3 हफ्ते में ऐसी क्या बदल गई कि आप सर्वेज जो हैं वो आरजेडी उसे भी रिजेक्ट कर रही है। कल हमने देखा शाम में जो है सर्वे जिस तरह का आया, ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस है ये? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो आपके चैनल के साथ तमाम पाठकों का भी, देखने वालों का अभिनंदन। पहली बात तो रणनीतिकार इस चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा बिहार है। आपके समक्ष हमारा घोषणा पत्र हमारा है, इसमें एक एक बिंदु बिहार के लोगों ने लिखवाया है, फ़ोन करके, आग्रह करके, डेलीगेशन ला करके हमने उसको कोलेट किया और लोगों के बीच में। जहाँ तक रही कि आखिर 3 हफ्तों में क्या परिवर्तन हुआ, मुझे लगता है कि दिल्ली में वातानुकूलित स्टूडियो में और एक नॉर्मल प्रोपेंसिटी होती है कि पारंपरिक वोट बैंक के आधार पर निर्णय कर दिया जाए। इस चुनाव में मैं वो रिजिड जो एक अंकगणित था जाति समूहों का, वो टूट रहा है। वो 30% टूटेगा, 40% टूटेगा, इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर जातियों की रिजिडिटी 30 से 40% तक टूट रही है तो ये अपने आप में एक बहुत सीधा लक्षण है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। और एक जो तेजस्वी जी ने बीते महीनों में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, आसमानी मुद्दे नहीं, ज़मीन के मुद्दों पर जो बातचीत शुरू की, आप देखिए कि कमाल की बात है कि बीजेपी और जेडीयू जो उन मुद्दों से भागना चाह रही थी, आज उन्हें जन उभार के चलते उन मुद्दों पर आकर के सतही ही सही अपनी बात रखनी पड़ रही है। लेकिन मनोज जी, ये बताइए कि ये तो बहुत मेरे ख्याल से एक ऑब्वियस सी बात हो गई कि एक मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से हैं, उनके चेहरे को देखकर, उनके काम को देखकर जनता को थकान हो सकती है और उसका सीधा फ़ायदा आपको मिल रहा हो। देखिए, नहीं, इतना सहज विश्लेषण हमें नहीं करना चाहिए। आप याद कीजिए, आज से 3 महीने पहले दिल्ली में कहा जाता था कोई विकल्प ही नहीं है, 3/4 बहुमत से आ रही है। दिल्ली में मैंने सुना है, फिर कहा गया नीतीश हु अगेंस्ट नीतीश, ये WHO कैपिटल में लिखा जाता था। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने ये गौर करना शुरू किया कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है, सिर्फ फैटीग नहीं है लोग, मैं सीधे कहूँगा कि सिर्फ आक्रोश नहीं है, लोगों के अंदर एक ऐसा गुस्सा है जो सिर्फ एक लॉजिक देख पा रहा है कि ये व्यक्ति जो 15 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके अहंकार को ख़त्म करना है। आप उनकी ज़ुबान देखिए, जब इंसान की ज़ुबान में इस प्रकार की गिरावट आ जाए, तू तड़ाक क्या बोलता है, बाप से जाके पूछो, ये कल उन्होंने बेगूसराय की एक सभा में कही। तो जाहिर तौर पर उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये महज 3 वर्ष के बाद, 3 चुनाव के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक कलेक्टिव विल है लोगों का कि हम एक अन्य मार्ग में, जो मुख्यमंत्री जी का रेसिडेंस है, उसमें बदलाव चाहते हैं। रोजगार के प्रश्न इसलिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं यही आपसे जानना भी चाह रही थी कि वही तेजस्वी यादव है, वही आरजेडी है, वही बिहार है, वही वोटर है, कुछ भी नहीं बदला है। तो पिछले 2-3-4 हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया कि लाखों लोग क्या सिर्फ देखने आ रहे हैं तेजस्वी यादव को? देखिए, एक चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये 2-3-4 हफ्तों में नहीं बदला। ये 2-3-4 हफ्ते वाली बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये अविश्वास सा हो चला है कि जो उन्होंने एक थियरी बना के रख दी थी और उस थियरी के मोह में खुद ही फंस गए थे, जिसको मैं पिग्मेलियन इफेक्ट कहता हूँ कि अपना सृजन करो और सृजन से मोहब्बत कर बैठो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो बिहार में ज़मीन पर वो बदलाव की बयार चल रही थी। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। संविदा कर्मी का मामला उठाया, 10 लाख रोजगार का मामला उठाया, जीविका, रसोईया, आशा कर्मी, ये ऐसे मुद्दे हैं। नियोजित शिक्षक, समान काम का समान वेतन। तब नियोजित शिक्षक ये सोच रहा है कि मुख्यमंत्री जी तो हम पे लाठी चलवा रहे थे, लेकिन देखिए नेता प्रतिपक्ष तो हमें समान काम का समान वेतन दे रहे हैं। तो उसी वजह से जो लोग कह रहे हैं 3-4 हफ्तों में
चुनाव का मोमेंटम 3-4 हफ्तों में ही बनता है। मुद्दे पहले से थे, लेकिन जब वो मुद्दे लोक विमर्श में आए, मसलन ये डॉक्यूमेंट आया, मसलन तेजस्वी जी ने हर जनसभा में जब बात कही, या प्रचार हुआ। एक और मैं छोटी टिप्पणी करूंगा, भीड़ हमने भी बहुत देखी है। भीड़ और इंगेज्ड भीड़ में फ़र्क होता है, इंटरैक्टिव भीड़ में फ़र्क होता है। ये भीड़ सिर्फ नेता को सुनने नहीं आई है, नेता के साथ एक पुल बना रही है, संवाद का, रिश्ते का और आगे की प्राथमिकता। नहीं, मैंने भी ये देखा, लेकिन ये एक तरह से एक दुख भी हुआ देख के कि जब वो 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो इस तरह से जो एक भूख है या उसे एक प्यास का नाम ले दें, जो विकास की, जो बिहार में शायद कई दशकों से देखा नहीं है लोगों ने, या हो सकता है कभी, कम से कम मेरे जीते जी तो मैंने नहीं देखा कि लोगों ने अनुभव किया हो। तो ये एक ऐसी बड़ी उम्मीद भी जगाता है जो शायद अगर आपकी सरकार बन भी जाए तब भी आपके लिए मुश्किल होगा कि उस उम्मीदों को भर पाना, क्योंकि जाहिर है जितना रिजर्व है सरकार का उसी हिसाब से काम हो पाएगा। और नीतीश जी की इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि लैंड लॉक्ड एक तरह से स्टेट है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी होंगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कई लोग जो कि भगवा राजनीति को पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर वो हारते हैं और उनकी जो एक इंडिविजुअल निजी जो एक नापसंदीदगी जो देखने को मिल रही है, उसके लिए आरजेडी से ज़्यादा बीजेपी जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि अगर आरजेडी सरकार बनाती भी है या गठबंधन सरकार है तो भी वो एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन वो बन जाएं, और फिर जो है वो जाति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बिहार का बंटवारा। मैं आपको बता दूं, शायद जो लोग ये सोच रहे हैं वो बिहार को जानते नहीं। क्या किसी ने कल्पना की थी कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से जो बयार चलेगी वो आंधी में तब्दील होगी? इंदिरा जी की सत्ता को चुनौती मिली, कहानी बिहार से शुरू हुई थी। बिहार के लोगों को देखिए, बीते दिनों में धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हुआ, लेकिन अभी इस चुनाव में आप देखिए लाख कोशिश कर रहे हैं, 370 फलाना ढिमकाना आतंकवाद। बिहार के लोग कहते हैं कि अरे हम तो रोजगार के आतंक में जी रहे हैं, हम तो बेरोजगारी के आतंक में जी रहे हैं, हम तो हर कृषक आतंक में जी रहा है, महिलाएं आतंक में जी रही हैं। अरे इन आतंक पे बात करो, सरहद के आतंक के लिए हमारे जवान हैं, वो संभाल लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो थियरी है इसमें दम नहीं है। बिहार एक समाजवादी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है और ये अग्रभूमि में भी अब तब्दील हो रही है। कहने का मतलब कि जो समाजवाद 60 का था, लेकिन जो समाजवाद 2020 का है उसमें थोड़ा फर्क है। लेकिन बिहार कभी भी उन नैरेटिव में नहीं फंसेगा जिन नैरेटिव को लेकर के बीजेपी सोचती है कि वो सफल हो जाएगी। मैं इसी चुनाव में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फलानी चीज़ें कहते हैं, बैकफायर कर रहा है। लोग हमारे पूछने से पहले लोग पूछ लेते हैं, अरे वोट ना दोगे तो वैक्सीन नहीं दोगे? अगर आतंकवाद का यहाँ क्या काम? कश्मीर का चुनाव थोड़े ही है। मनोज जी, ये आप क्यों समझ रहे हैं कि हर चीज़ स्टैटिक रहेगी? जो बिहार की राजनीति रही है, खासकर पिछड़े जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, हमने देखा उत्तर प्रदेश से लेकर और कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ी जातियों का जो एक तरह से हिंदूकरण, या मैं कहूँगी उसका भगवाकरण शायद ज़्यादा सही टर्म होगा, जो किया है बीजेपी ने, क्या वो बिहार में करना आसान नहीं है? देखिए, बिहार में बीजेपी को जो भी ज़मीन मिली ना, नीतीश जी जब मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे तो एक बार आईना ज़रूर देखें। मैं इस बिहार का हूँ, यहीं पढ़ाई की। हमारे बचपने में हम इस संघ और संघ की शाखा वगैरह नहीं सुना करते थे। बाकायदा मैंने अखबार में एक लेख लिखा था कि फुटप्रिंट बढ़ाने में आरएसएस बीजेपी का, नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बदले आपने क्या हासिल किया? बल्कि ये हुआ कि सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए, उनकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा किन विषयों की हो रही है? जिससे धर्म आस्था का प्रश्न है। मैं तो कई लोगों को कहता हूँ कि हम हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फ़र्क जान लें। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व तालाब है। और हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के लोगों को तालाब नहीं चाहिए, अपने धर्म के नाम पर महासागर चाहिए। मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें होंगी। हम सबको ये भी जानना है कि नीतीश जी की पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो कतई बीजेपी के साथ सहज रिश्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए, भले इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उनके साथ गए। वो सब लोग संभवतः अगर विकल्प ढूंढेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में ढूंढेंगे। मनोज जी, मैंने तेजस्वी जी से भी ये सवाल पूछा था, और ये मेरे जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं उनके लिए बड़ा अहम सवाल है कि हम जो सामाजिक न्याय की राजनीति और सामाजिक न्याय का वादा तो हमारा संविधान भी करता है, और शायद एक वेलफेयर स्टेट का यही एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल भी है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा कि सोशल जस्टिस से अब इकोनॉमिक जस्टिस की बारी है, आर्थिक न्याय की बारी। क्या फ़र्क है इन दोनों में? क्या ये सिर्फ जार्गन्स हैं या ये फ़र्क है कि अब नरेंद्र मोदी की राजनीति के सामने सामाजिक न्याय की राजनीति कमज़ोर हो रही है, तो एक नया टर्म दे दें हैं आर्थिक न्याय? अरफा जी, सोशल जस्टिस का एसेंशियल जो स्पिरिट था, आत्मा जो है, वो है प्रतिनिधित्व,
रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं था। 90 के पूर्व अगर आप देखें तो 90 के पूर्व राजनीति चंद समूहों में घूमती थी और एक व्यापक वर्ग का कोई उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं थी। 90, 95, 2000 ये बदलाव सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि आप 95 से पहले की जनसंघ बीजेपी को देखिए और बाकी पार्टियों को देखिए, सबके चरित्र में बदलाव आया है। सारी पार्टियों में आज वो वर्ग समूह, जाति समूह हैं जिनकी कल तक गिनती नहीं होती थी। एक तो वो हुआ पहचान। लेकिन जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन से 2 कदम आगे बढ़ता है। जैसे अभी पलायन में आप देखिए, जब मजदूर सूटकेस लेकर के, बच्चे को लेकर के या ट्रैक पर जिसकी जान जा रही है, उसमें सिर्फ दलित ही नहीं थे, पिछड़े वर्ग ही नहीं थे, उसमें अगड़ी जाति के भी लोग थे। तो पहचान से आगे बढ़ करके भूख, रोजगार, वो एक दायरा जो है ना, वो सामाजिक न्याय को ही, अगर आप आज के संदर्भ में देखें तो वो सामाजिक न्याय के एजेंडे को ही ब्रॉडेन करता है, उसका विस्तारीकरण करता है। क्या ये भगवा राजनीति का जवाब है? नहीं, ये भगवा राजनीति का जवाब नहीं है, महज उसका ही जवाब नहीं है। ये जवाब जनता ने तय किया है कि राजनीति अगर मेरी थाली की साइज पे नहीं होगी, अगर मेरे कपड़ों पे नहीं होगी, अगर मेरे रहने की जगह पे नहीं होगी, तो फिर राजनीति आसमान में टंगे हुए उन मुद्दों पर नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ कि ये विस्तारीकरण है। लेकिन मनोज जी, मैंने सब जगह घुमा, यहाँ पे मुझे लालू यादव की कोई तस्वीर भी नज़र नहीं आई और ऐसा लगता है कि उनकी एक छाया या उनकी छवि या उनका एक जो बोझ है उसे एक तरह से एक तरफ उतार देकर फिर तेजस्वी यादव और आप रणनीतिकार, शायद आपने उन्हें इस बात का सुझाव दिया होगा कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या इस बहाने हम ये भी देखें कि जो लालू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है 2020 में अब आरजेडी उससे आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि वो बार बार जब जंगल राज की बात होती है, रंगदारी की बात होती है, ख़राब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उस याददाश्त को जगाना नहीं चाहती। नहीं, मैं आपको 2 चीज़ कहूँ। विरासत कभी बोझ नहीं हो सकती है। विरासत और बोझ में फ़र्क है, वो विरासत है। अब ये बात की तस्वीर में लालू जी के बारे में हमारे दलों में और बिहार में एक चलता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चप्पा चप्पा लालू है, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। तीसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण है, ये वही लोग हैं जो ये सवाल दिल्ली में परोसते हैं, जो पूछते थे कि नीतीश जी वर्सेस हु। जब आप इसको एक लेवल पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिबेट में लाएंगे, नीतीश जी का चेहरा होगा, से एक चेहरा है। इसलिए स्लोगन भी है, इस बार तेजस्वी तय है। जहाँ तक रही लालू जी को तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, राबड़ी जी को तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। वो तस्वीरें पूरे फिज़ा में लोगों के बीच में है, और जो कर रहे हैं तेजस्वी जी ना, वो लालू जी की ही राजनीति का 2020 में उसका स्वरूप, अगर आज वो फिजिकली एक्टिव हमारे बीच में मौजूद होते तो वो भी इसी राजनीति के पक्ष में होते जो सामाजिक न्याय का विस्तारीकरण है और आर्थिक न्याय तक। ये जवाब हालांकि मुझे कन्विंस आप नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा शायराना और फलसफाना ये जवाब रहा आपका। लेकिन क्या इसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि जो पिछड़ों की राजनीति थी अब उससे आगे बढ़कर या उससे हटकर अब सबकी राजनीति करना चाहती है आरजेडी? देखिए, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, पिछड़ों की राजनीति वो मूल मंत्र था सामाजिक न्याय का। अब हासिल कर लिया है क्या? वो उसके कुछ मंजिलें बाकी हैं, लेकिन अब उसमें आर्थिक जो जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स पैरामीटर्स हैं, वो बहुत पर कैपिटा इनकम की जब आप बात करती हैं, जब आप देखती हैं बांग्लादेश आपको सरपास कर रहा, जब आप देखती हैं बेरोजगारी 5 दशक में सबसे, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ों को न्याय मिल चुका है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पिछड़ों को न्याय और ये आर्थिक समावेशीकरण दोनों में विरोधाभास नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है इसलिए समझना, क्योंकि जो पिछड़ों की राजनीति थी वो एक तरह से अगड़ों का जो आधिपत्य था राजनीति पर, समाज पर, पैसे पर, इस सब के खिलाफ था। तो क्या अब आप अगड़ों के इस मोनोपोली के खिलाफ नहीं है? नहीं, आप एक बात जान लीजिए, अगड़ों की मोनोपोली नहीं, इसको एक कहिए फ्यूडल माइंडसेट, इसको अगड़ा पिछड़ा में नहीं, सामंतवाद का जो मूल चरित्र है हम उसके खिलाफ हैं। और हम ये आपके माध्यम से आज ये कहना चाहते हैं, जो कि लोगों तक पहुंच भी रही है। अब हमें राजनीति में जब पिछड़े पावे 100 में 60, ये लोहिया जी का कहना था, तो वो उन चीज़ों को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ नए आयाम और अध्याय जुड़ रहे हैं। और उसमें क्या है ना कि जैसे पिछड़ों की बात होगी, लेकिन जो गरीब उधर भी हैं उनके भी समावेशीकरण की बात होगी, मध्यम वर्ग की भी बात होगी, शहरों की बात होगी। तो अगर आप देखें तो पूरा कैनवस जो है हम कोशिश कर रहे हैं, जो तेजस्वी जी ने कहा A to Z का रिप्रेजेंटेशन होगा। और अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग मैं कहूँगी। मैं सोशल इंजीनियरिंग शब्द का जर्मनी में इस्तेमाल होता था, पता नहीं क्यों मेरे मुल्क में होता है। मैं इसको कहूँगा सोशल कोएलिशन।
रेनबो कोalition। एक और बहुत दिलचस्प सवाल है जो कई लोगों ने कल उठाया और आप शायद सही इंसान हैं इस सवाल को पूछने के लिए। वो ये था कि हमने देखा 2017 में अखिलेश यादव, क्योंकि ये ये अगली पीढ़ी की पॉलिटिक्स है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या बाकी दूसरे डायनेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन शायद ये शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगी, कि उन्होंने भी मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स को ही कहीं ना कहीं अपना एक इंस्पिरेशन मानकर, पिछड़ों की पॉलिटिक्स ना करके, भगवा भी पॉलिटिक्स ना करके, एक तरह से आइडेंटिटी या पहचान की राजनीति को किनारे रख के राजनीति करने की कोशिश की, जिसका हमने साफ तौर पे देखा कि शिकार पिछड़े लोगों में जो अल्पसंख्यक हैं वो भी बने कि आप पीछे रहिए क्योंकि भगवा राजनीति है, पोलराइजेशन होगा। बिहार में आप मुस्लिम समुदाय जो 17-18% है, नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है और एक ख़ास जगह रही है पिछड़ों की राजनीति में, और लालू यादव शायद ही भारत के इतिहास में कोई 3 ऐसे लोग रहे होंगे जिनको सबसे ज़्यादा सेक्युलर लीडर, उनकी इस विरासत, मैं बोझ को इसको मैं विरासत मानूंगी। तो क्या तेजस्वी यादव उस विरासत को लेके चलेंगे जो यहाँ आडवाणी जी का रथ रोका गया और आज वो मंदिर, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, या वो अनकंफर्टेबल हैं उस पिक्चर के साथ? आपने संभवतः परसों एक सभा देखी होगी, मुझे स्मरण नहीं है कहाँ, इसी बेल्ट में कहीं तक एक हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, संभवतः कामरान। वहाँ तेजस्वी जी ने नो नॉनसेंस पोजीशन लेते हुए ये कहा कि इस भाईचारे को जिसकी बुरी नज़र लगेगी उस नज़र का हम हिसाब कर देंगे। ये मैं कोट करना चाहता हूँ, ये जो उस भाषण में कहा गया। दूसरा, आप सदन से लेकर सड़क तक, मैं समझता हूँ कि देख लीजिए आरजेडी के पोजीशन को। हमने कई दफ़ा, कई लोगों ने कहा कि अरे ये मानस का सवाल है, हमने उसका इंतज़ार नहीं किया। संविधान के पन्नों से जो भी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं उस पर अगर कोई चोट होगा हम खड़े हैं। ये तेजस्वी जी ने सदन से लेकर के सड़क तक हमारी पार्टी ने साबित किया। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ, अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें, हमारे पूरे कोलिशन में 33 टिकट्स हैव गॉन टू माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स को। उसके पीछे हम और ये भी कह रहे हैं कि इसको हम एक बढ़ा चढ़ा के भी नहीं कहेंगे कि अरे हमने ऐसा कर दिया, नहीं, ये ड्यू है, ये प्रतिनिधित्व देना है। और मैं इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने अब तक कोई समझौता नहीं किया, वो समझौता कभी नहीं होगा। जो भी सच्चा समाजवादी होगा, रही बात आपने कहा था मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, ना, मोदी जी की पॉलिटिक्स अगर इन विषयों पर होती तो हमें बड़ी खुशी होती। मोदी जी तो यहाँ का आकर के भी 370 वगैरह की बात करते रहे, साहब क्या काम। अभी एक फसाड तो ये है कि विकास की राजनीति नहीं, मैं वो फसाड ही है, आपने सही शब्द कहा, फसाड है। और चूंकि आजकल मास्क का ज़माना है तो मास्क समझ लीजिए थोड़ी देर पहन लिया। अब उनके वो एक तरह से नायब साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए, भोजपुर में कह रहे थे लोगों को कि आप कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। किसी ने नीचे से कहा ये भी आप पहले यहीं दिया दी, ज़मीन मिल जाए, रोज़गार मिल जाए तो जाके कश्मीर में ख़रीद लें। अब इस तरह की राजनीति अगर आप सोचेंगे तो बिहार को वो स्वीकार नहीं है। और उस राजनीति की उस धारा जो लालू जी ने शुरू की थी, तेजस्वी जी उसके पक्ष में खड़े। शुक्रिया डॉक्टर झा। उम्मीद हम ये करते हैं कि ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति और बिहार का भाईचारा है इसी तरह बना रहे जैसे दशकों से बना रहा है, और सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ कुर्सी तक, सत्ता तक पहुंचने के लिए ना हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।